तो चलो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि सो कॉल्ड एक्सचेंज रेट कितने तरीके का होता है। सो व्हेन टू गवर्नमेंट्स सेट अक्रॉस द टेबल कि भाई हमारा आपका एक्सचेंज रेट इतना होगा, $1 इतने रुपए का, एक दिरहम इतने रुपए का, एक युआन इतने रुपए का, एक येन वगैरह वगैरह वगैरह, तो दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ईयर्स अगो, अगर आपने थोड़ी सिविक्स पढ़ी हो तो आपने वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दैट कभी सुना होगा। इतना अच्छा था नहीं कि सुनने लायक हो, क्योंकि इतना अच्छा क्यों नहीं था, क्योंकि टीचर्स का पढ़ाने का तरीका बड़ा बोरिंग होता है, इसलिए वो अच्छा नहीं लगता आपको। नहीं तो सिविक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि जब दो कंट्रीज आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि हम किस प्राइस पे अपने करेंसी को एक्सचेंज करेंगे, किस पैरामीटर पे, बेटर टू से नॉट प्राइस, तो दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बट व्हेन वी लीव इट टू द पब्लिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन जब लिया जाएगा तो वी कॉल इट एज फ्लेक्सिबल। और उसी फ्लेक्सिबल के अंदर जब गवर्नमेंट को लगता है तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट जब अपनी टांग अड़ा देती है तो दैट बिकम्स मैनेज्ड फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग एज सच। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल। तो अपनी कॉपीज में प्लीज सब लोग लिख लें, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड। बी क्विक, कंटिन्यू। So the first is fixed exchange rate system. जैसे मैंने आपको बोला, it refers to the rate of exchange which is fixed not by the forces of demand and supply but by the government of the country. So यहाँ पे बच्चों मार्केट फोर्सेस का कोई भी काम नहीं होता, रियलिटी में ये कहीं पे अडॉप्ट नहीं होता। इसको आप पेग्ड सिस्टम या रिजिड सिस्टम भी बोलते हैं। सर पेग्ड क्यों बोलते हैं, व्हाट इज पेगिंग? पेगिंग बेसिकली वर्ल्ड बैंक का एक टेक्स्ट है जिसका मतलब थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। सर ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? रिमेंबर वो एंशिएंट थ्योरीज मैंने आपको पढ़ाई थी, तो मैंने बस इसीलिए आपको वो एंशिएंट थ्योरीज पढ़ाई थी ताकि आज आप मेरे से ना क्वेश्चन करें सर व्हाट इज दिस गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड वाज कंसिडर्ड एज द बैक एंड सपोर्ट। गोल्ड प्राइसेस वर कंसिडर्ड एज द प्राइस एट व्हिच a country's currency could be exchanged for the currency of some other country. तो हमारे यहाँ मान लीजिए, एक बार फिर से छोटा सा एग्जांपल देता हूं अगर कुछ लोग भूल गए हो, वैसे लोगों की याददाश्त तेज है। टेक एन एग्जांपल चिल्ड्रन, इंडिया में 10 ग्राम गोल्ड इज अवेलेबल एट रुपी व्हाट 60,000 एंड यूएस में मान लेते हैं इट इज अवेलेबल लेट अस से एट अ प्राइस ऑफ $800. So please divide 60,000 by 800 and let me know the answer. 60,000 upon 800, what would be the answer, children? 75 रुपये आ जाएगा. So we can say that $1 equals to ₹75. $1 कितने का है? 75 रुपए का है. Understood this? तो this is known as what? Gold standard. तो यहाँ पे आप लिख दें प्राइस ऑफ 10 ग्राम गोल्ड और इसको पूरा कॉपी कर लो तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा एंड पीपल विल डेफिनेटली रिमेंबर इट ऑलवेज। बी क्विक चिल्ड्रन, बी क्विक। तो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन व्हाट इज दिस गोल्ड स्टैंडर्ड? चलिए तो ये पगड़ी वगड़ी समझते हैं, पेगिंग क्या होता है। सो गोल्ड स्टैंडर्ड तो मैंने आपको बता दिया, तो अब इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडजस्टेबल पेग सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक जो होता है ना, ये दो कंट्रीज के बीच में एक लिमिट सेट कर देगा, जैसे $1 इक्वल्स टू ₹75 और अलाउ करेगा दोनों कंट्रीज को कि इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? पापा ने बोला पार्टी में जा सकते हो, समझ में आ गया, बट घर इवनिंग में 7 बजे तक वापस चले आना। मम्मी ने कहा भाई थोड़ा सा आधे घंटे का रिलैक्सेशन और दे दें, तो ठीक है आप 7:30 तक आ सकते हैं। अगर उसके बाद आए तो ऐसा नहीं घर से बाहर निकाल दिया फिर हम पार्टी में जा रहे हैं, आप घर से बाहर निकाल दिए गए हैं, अगली बार से पार्टी में जाने को नहीं मिलेगा, आवारागर्दी करने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो एडजस्टेबल पेग सिस्टम का मतलब यही होता है, एक्सचेंज रेट यहाँ पे कंट्रीज आपस में सेट कर लेंगी IMF के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली। गॉट इट क्लियर? एंड देयर आफ्टर IMF अलाउ करेगा, इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव अलाउ कर देंगे हम आपको। तो IMF ने एक फिक्सेशन कर दिया $1 इक्वल्स टू 75। It could be 5% more, 5% less. It could be 10% more, 10% less. It could be 20% more, 20% less. But अब ऐसा कुछ चलता नहीं है. This is all history basically. So finally इसको 1973 में हमने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? भाई कंट्रीज वर नॉट अग्रीइंग कि भाई मेरी करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा है। आई रिपीट, मेरी करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा है, मैं तो महंगे में बेचूंगा, मैं क्यों IMF के दबाव में आऊंगा? और अल्टीमेटली IMF बनाया तो इन्हीं चारों पांचों ने है।
तो उनको पहले लगा कि भाई दूसरी कंट्री के ऊपर डोमिनेट करना है, तो चलो हम ये सिस्टम लगा लें। अब लग रहा है भाई हमारा नुकसान हो रहा है सिस्टम में, तो चलो इसको बंद कर दें। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। तो 1973 तक ये सिस्टम चला और उसके बाद पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। लॉजिक अंडरस्टूड वेल, लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको एक कंटेंट भी नजर आएगा एंड द कंटेंट सेज यूएस मॉनेटरी अथॉरिटीज, कौन होता है, फेडरल रिजर्व सिस्टम, guaranteed the convertibility of dollar into gold at a price of $35 per ounce of gold। ये ounce क्या होता है ये आपको गूगल पे पढ़ने को मिल जाएगा, ये ग्राम्स का ही थोड़ा सा मेजरमेंट होता है। चलिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम दैट वी ऑलरेडी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर चिल्ड्रन। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, इंडिया में होगी डॉलर की और यूएस में होगी इंडियन रुपी या किसी भी करेंसी की, एंड सप्लाई हम करेंगे रुपी और यूएस करेगा हमको डॉलर। तो व्हेन डिमांड इज मोर सप्लाई इज लेस, शॉर्टेज होगा मार्केट में, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। व्हेन सप्लाई इज मोर एंड डिमांड इज लेस, मार्केट में सरप्लस होगा, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। बट यहाँ पे गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक किसी से कोई मतलब नहीं है। तो दिस सिस्टम वेयर डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली हम करेंसी को डिसाइड करेंगे, प्राइसेस क्या होंगे, इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन, फ्लेक्सिबल। बट फ्लेक्सिबल में जब गवर्नमेंट अपनी टांग उछेड़े देन इट इज डर्टी फ्लोटिंग और मैनेज्ड फ्लोटिंग। सर ऐसे क्यों किया जाता है? रिमेंबर दैट लेक्चर ऑफ माइन जहां पे मैंने आपको बोला था 90 में जब इंडिया को अपना काफी गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था, मनमोहन सिंह जी को चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट ने भेजा था वर्ल्ड बैंक के पास, जाओ थोड़ा गोल्ड गिरवी रख के उधार ले आओ। तो उसके बाद काम बन नहीं पाया। फिर 91 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर जब बने प्रॉपरली पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में, तो वहां पे उन्होंने यूएस से बोला कि हमारे रुपये को डीवैल्यू करिए। मतलब आज अगर डॉलर 80 रुपीज का है तो कल से कोई भी आपसे अगर डॉलर मांगने आए तो उसको 96 रुपीज का एक डॉलर दीजिएगा। हर चीज यूएस से आने वाला इंपोर्ट बहुत महंगा हो गया। क्यों महंगा किया? ताकि लोग यूएस से इंपोर्ट कम से कम करें या ना करें और कंट्री में उन पॉसिबिलिटीज को हम क्रिएट करें। तो दैट वाज मैनेज्ड फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। तो ये एक लाइव एग्जांपल मेरे को याद है जो एग्जिस्ट किया गया था, बट देयर आफ्टर कभी ये डर्टी फ्लोटिंग मैनेज फ्लोटिंग इंडिया ने किसी कंट्री के साथ यूज किया ही नहीं बेसिकली। समझ में आ गई बात? चलिए, सो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के डिफरेंसेस तो आप समझ गए, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंस इज व्हाट? अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चिल्ड्रन, हु मैनेजेस द प्राइसेस ऑफ करेंसीज? गवर्नमेंट। एंड हियर इट इज डिमांड एंड सप्लाई। ज्यादा स्टेबिलिटी आपको कहां नजर आएगी? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। और यहां पे आपको स्टेबिलिटी नहीं नजर आएगी। यहां पे स्टेबिलिटी रखनी है ना, स्टेबिलिटी रखनी है। तो स्टेबिलिटी कब होगी? सर स्टेबिलिटी तब होगी जब कंट्री में देयर शुड बी नो शॉर्टेज। आई रिपीट चिल्ड्रन, स्टेबिलिटी कब होगी? व्हेन इन द कंट्री देयर शुड बी नो shortage as well as there should be no surplus। सर ये आपने ऊपर नीचे क्यों लिखा? लॉजिक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब शॉर्टेज होगा बच्चों तो व्हाट विल हैपन टू द डॉलर प्राइस? बढ़ जाएगा। और सरप्लस होगा तो व्हाट विल हैपन टू द डॉलर प्राइस? घट जाएगा। इसीलिए मैंने शॉर्टेज को ऊपर लिखा और सरप्लस को नीचे। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री में स्टेबिलिटी हो तो एम्पल अमाउंट ऑफ डॉलर उनके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर डॉलर नहीं होगा तो डॉलर की शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट नहीं, हम नहीं बढ़ने देंगे, हम नहीं बढ़ने देंगे, हम 70 रुपए ही रहने देंगे। अरे कैसे रहने दोगे भाई? तुम्हारे पास डॉलर है 70 में? नहीं है तो नहीं, तो जो दूसरा 80 में दे रहा है अपने घर में रख के हम उससे खरीदेंगे। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या बन गया? फ्लेक्सिबल बन गया। या तो रेट्स डालिए, छापे मारिए कि लोगों के पास प्राइवेटली फॉरेन करेंसी हो ही ना। तो अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रखना है तो क्या इंश्योर करना पड़ेगा? स्टेबिलिटी। कैसे स्टेबिलिटी होगी? देयर शुड बी नो शॉर्टेज, देयर शुड बी नो सरप्लस। बहुत ज्यादा डॉलर आ गया, बहुत ज्यादा लोगों के पास भी है, आरबीआई कह रहा है मैं तो 70 में दूंगा, मार्केट में लोग एक दूसरे को 50 में बेचे पड़े हैं, तो ध्वस्त हो गया पूरा सिस्टम आरबीआई का। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करेगा भाई रेट मारो, लोगों के घर में प्राइवेट डॉलर्स पड़े हुए हैं, जाओ लेके आओ उनसे। वो सरप्लस डॉलर्स आरबीआई यूएस भेज देगा कि भाई हमें इतने डॉलर की जरूरत नहीं है, उतना ही अपने पास रखेंगे जितने में ना प्राइस बहुत बढ़े ना प्राइस बहुत घटे। और जब शॉर्टेज हो जाती है, डॉलर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होगी? आरबीआई यूएस से रिक्वेस्ट करेगा भैया थोड़ा सा डॉलर दे दो, चाहे हमारा गोल्ड गिरवी रख दो।
क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर प्राइसेस बहुत ज्यादा है, लोगों को यूएस से आने वाला इंपोर्ट बहुत महंगा पड़ रहा है। तो सर ये तो अच्छी बात है, अरे मशीन भी आ रही है वो भी महंगी पड़ेगी, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स आ रहे हैं वो भी महंगे पड़ेंगे, मर जाएंगे बेचारे किसान और बिजनेसमैन। तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमने उनसे डॉलर लिए। तो स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम पॉसिबल नहीं है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज बोले या स्टेबल एक्सचेंज बोले, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट ही है, समझ लीजिए। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रखना है तो कैसे रखना है, व्हेन देयर शुड बी नो शॉर्टेज और no surplus. It should have ample, optimum, adequate, sufficient, necessary amount of foreign currency in the reserves. तभी स्टेबिलिटी होगी। तो बहुत ज्यादा डॉलर जब आएगा तो हम वापस करके जो गोल्ड कभी गिरवी रखा था छुड़वा लेंगे, और अगर कम डॉलर हमारे पास है तो अपना गोल्ड गिरवी रख के हम डॉलर ले लेंगे। तो शॉर्टेज होगा तो उसको भी करेक्ट करना है, सरप्लस होगा तो उसको भी करेक्ट करना है। समझ में आ गया? तो स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स होने चाहिए। क्या स्पेक्यूलेशन पॉसिबल है सिस्टम में बच्चों? नो। रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स है, तो भाई जितना भी डॉलर लेना है देना है उसके रेट्स फिक्स है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसे डिसाइड करती है, देयर इज अ बाइंग रेट एंड देयर इज अ सेलिंग रेट। मतलब सर आप जब गवर्नमेंट से कहोगे, बैंक जाओगे कि हमको डॉलर चाहिए, गवर्नमेंट कहेगी $1 इक्वल्स टू 75। और जब आपके पास सरप्लस डॉलर्स होंगे और आप बैंक को दोगे, बैंक कहेगा रेट इज, अरे बड़े चोर टाइप के हैं, हम खरीदने जाते हैं तो हमें 75 रुपए मांगते हैं और अपना डॉलर बेचने 74 देते हैं हमको। अरे यही तो बैंक का ₹1 का प्रॉफिट है बीच में, यही तो बैंक का ₹1 का प्रॉफिट है। तो हमेशा बैंक आपको बेचेगा महंगे दाम पे, आपका बाइंग रेट होगा, उनका सेलिंग रेट होगा, और आपसे खरीदेगा सस्ते दाम पे, उनका बाइंग रेट होगा और आपका सेलिंग रेट। तो कभी भी आप किसी बैंक में जाइए या गूगल पे देखिए भैया डॉलर का प्राइस क्या है, तो गुड वेबसाइट्स विल गिव यू 2 रेट्स, एक बाय रेट होगा और एक सेल रेट होगा। समझ में आया कि नहीं? पक्का? फ्लेक्सिबल इज ऑल्सो वेल अंडरस्टूड चिल्ड्रन। तो यहाँ डिमांड सप्लाई से डिसाइड होगा, प्राइस कभी सेम नहीं रहेगा। गवर्नमेंट कह रही है नमस्कार, हमसे कोई रिजर्व से लेना देना, डॉलर चाहिए होगा, डिमांड क्रिएट करना, हम जाके ले आएंगे। डॉलर है तुम्हारे पास, लाओ दे दो, हमसे बदले में रुपी ले लो। एंड दिस प्रमोट्स व्हाट चिल्ड्रन? नाउ पीपल वुड से सर स्पेक्यूलेशन तो अच्छी बात नहीं है, ये किसने बोल दिया? स्पेक्यूलेशन का मतलब अ सिचुएशन ऑफ फ्लक्चुएशन, दैट्स इट। बट हम स्पेक्यूलेशन को जिस मीनिंग में समझते हैं, हम इसे बोलते हैं कि ये इलीगल सिचुएशन है। जैसे मोनोपोली वर्ड, मोनोपोली किसी ने सुन लिया तो दिमाग में गंदगी भर जाती है, ऐसा थोड़ा होता है। मोनोपोली का मतलब इकोनॉमिक्स की क्लासरूम के अंदर इट इज अ सिचुएशन ऑफ सिंगल सेलर। अब जरूरी नहीं कि हर मोनोपोलिस्ट आपको एक्सप्लॉइट ही करेगा, फिर उसमें अलग अलग डिग्रीज होती थी, फर्स्ट डिग्री मोनोपोली, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री मोनोपोली। तो इंडियन रेलवेज है, मोनोपोली जरूर है, बट ये एक्सप्लॉइट थोड़ा करते हैं, परेशान थोड़ा करते हैं, इन्होंने प्राइसेस सेट कर दी है। मार्केट में कोई लोकल बिजनेसमैन मोनोपोली क्रिएट करेगा तो इट कैन डू एक्सप्लॉइटेशन। ओके, तो इन वर्ड्स को जरा ठीक ठाक समझिएगा। तो स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सिचुएशन ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस, इट मे बी हाई, इट मे बी लो। समझ में आ गया? कोई क्वेरी बच्चों इसकी? चलिए, सो मैनेज्ड फ्लोटिंग, अभी अभी मैंने आपको बताया बढ़िया चल रहा था, ऊपर नीचे चल रहा था, सब हो रहा था। गवर्नमेंट ने देखा कि पिछले 1 महीने से डॉलर का जो प्राइस है ये मैक्सिमम गया 75 और मिनिमम गया 68, और करंट मंथ में द प्राइस ऑफ डॉलर $1 is equal to ₹88. So it has gone up children, or it has gone down in comparison with the listed scenario. बढ़ गया ना? अब यहां पे इसका इफेक्ट क्या होगा? The effect would be very 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 simple. जो हमारे इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, एंड जो एक्सपोर्ट्स हैं कंट्री के बच्चों वो बहुत बढ़ जाएंगे। पीपल अंडरस्टूड हाउ? बिकॉज डॉलर जब 75 का था तो हर $1000 का सामान 75,000 का पड़ता था। अब हर $1000 का सामान कितने का पड़ेगा? 88,000 का। तो लोगों के लिए सामान खरीदना यूएस से महंगा पड़ रहा है, सो दे डिसाइडेड टू बाय लेस। लास्ट मंथ तक जब डॉलर का प्राइस 68 था, मैं यूएस के स्टूडेंट को कोच कर रहा था, उसकी फीस मैंने $1,00,000 रख दी, तो बदले में कितने पैसे आएंगे? 68। अब डॉलर कितने का है? 88। तो अब मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हम इंडिया से क्या करना स्टार्ट करेंगे? एक्सपोर्ट। तो इंडिया में जब एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, शायद ऐसा हो चिल्ड्रन कि कंट्री में डोमेस्टिक शॉर्टेज हो जाएगी। क्यों डोमेस्टिक शॉर्टेज हो जाएगी? When the things are sold at a remunerative expensive price in US, किसी को क्या टॉमी और मोती ने काटा है कि वो हिंदुस्तान में बेचेगा? वो कहां बेचेगा? यूएस में। तो यूएस में डोमेस्टिक शॉर्टेज हो गई,
सॉरी इंडिया में डोमेस्टिक शॉर्टेज हो गई, इंडिया में सामान ही नहीं मिल रहा क्योंकि सारे के सारे बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, यूएस भेज रहे हैं। तो इंडिया में इसकी वजह से क्या आ जाएगा बच्चों, इन्फ्लेशन आ जाएगा। अंडरस्टूड व्हाई? बिकॉज यहाँ पे गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो इंडिया वुड फेस अ पुअर सिचुएशन। तो हमारी गवर्नमेंट हमारे कंट्री के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस से रिक्वेस्ट करेगी। क्या रिक्वेस्ट करेगी? वो बोलेगी ये जो 88 का प्राइस है ना, प्लीज इसको कम करके 78 कर दो। यूएस कह रहा है ठीक है, बदले में हमारा क्या एडवांटेज होगा? हम कहेंगे हमारे वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, आओ उस पे काम कर लो, या यहाँ पे मिसाइल लॉन्च पैड लगा दो ताकि चाइना की हालत खराब हो जाए, या आओ यहाँ से अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लो। तो ये एलाइज बेनिफिट जब आप देंगे यूएस को, यूएस कहेगा चलो ठीक है 78 कर देते हैं प्राइस। तो यूएस को अपना दूसरा एडवांटेज नजर आ रहा है। जब यूएस एज एन इकोनॉमिक पावर बन जाएगा, मिलिट्री पावर बन जाएगा इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके, तो दूसरी कंट्रीज में उनकी दादागिरी, दूसरी कंट्रीज में उनका धंधा पानी और बेटर होगा। तो चलो यहाँ से थोड़ा नुकसान भी है, दूसरी जगह से कमा लिया जाएगा। पीपल अंडरस्टूड दिस और नॉट? दुकानदार ने सामान सस्ता बेचा, बट जब आप बिलिंग काउंटर पे आते हैं कह रहा है बिल अगर कागज पे लेंगे तो 500 रुपए उसका एक्स्ट्रा लगेगा। अच्छा नहीं, रहने दो, मोबाइल पे ट्रांसफर कर दो। कैरी बैग लेंगे उसका 2000 रुपए लगेगा। आटा दिए 40 रुपए का 2 रुपए किलो, और कैरी बैग दे रहे हैं 2000 रुपए का, तो वो कैरी बैग में आपसे कमा रहे हैं। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। तो अब क्या होगा बच्चों, अब जब वापस से डॉलर का प्राइस 78 हो जाएगा, तो जितने लोग आज तक अफगानिस्तान घूमने जाते थे वो यूएस घूमने जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यूएस घूमना सस्ता होगा। तो एक्सपोर्ट्स विल गो डाउन अगेन। तो कंट्री में जो डोमेस्टिक शॉर्टेज थी वो 2 रीजन से खत्म हो जाएगी। एक तो एक्सपोर्ट गिर गया तो कंट्री में गुड्स अवेलेबल हो गए, और डॉलर प्राइस गिरा तो लोगों ने बाहर से इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, तो पूरी तरह से डोमेस्टिक शॉर्टेज सही हो जाएगी। समझ में आई बात? तो यहाँ पे चल रहा था करंटली डिमांड सप्लाई के हिसाब से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का, डॉलर और रुपी का रिश्ता 88 का, बट गवर्नमेंट ने टांग मार दी बीच में, तो कितना करवा दिया 78, ताकि हालत देश की सुधर जाए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मैनेज्ड फ्लोटिंग। ऐसा अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए चल गया बच्चों, तो हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट बहुत कम। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? डेफिसिट में आ जाएगा। फिर इस डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर यूएस जाएंगे और कहेंगे डॉलर प्राइस बढ़ा के कर दो 92। फिर मैनेज फ्लोटिंग की हमने, 92 होने से डॉलर बहुत महंगा हो गया, अगेन इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो चलता रहता है ऐसा सिस्टम। व्हाट इट क्लियर? बट मैनेज फ्लोटिंग नहीं होती आजकल, इट इज डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल। सो बच्चों बात समझ में आ गई पक्का? तो आफ्टर क्लास इसको अपडेट जरूर कर लीजिएगा वीडियो देखकर। तो मैनेज फ्लोटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है। सो कैसे ये काम करेगा? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड चिल्ड्रन। मान लीजिए कि 70 थी अपर लिमिट, इससे ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते, 60 थी लोअर लिमिट, तो हम बीच में कहीं ना कहीं सेट कर लेंगे। तो मैनेज फ्लोटिंग का मतलब फ्लेक्सिबल सिस्टम में सरकार की टांग मारना। तो हिंदी बॉलीवुड की मूवी आप देख रहे थे, हीरो और विलन की लड़ाई चालू हो रही है, विलन के साथ में कुछ चम्मच भी है चेले चापर टाइप के, तो विलन कह रहा नहीं मैं अकेले से लड़ने के लिए काफी हूँ। जब विलन को 2-4 कंटाप कायदे से पड़ गई, उसके चेले चापड़ कूद गए, नहीं अब तो साहब को पड़ रही है हमारे, हमको कुछ करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैनेज्ड फाइटिंग। समझ में आया कि नहीं आया? चलो सो ये बातें सबको क्लियर हो गई? चलो तो यहाँ पे पिछला एग्जांपल एक बार फिर से देख लेता हूँ। तो अपर लिमिट है 70 और लोअर है 60, तो करंट रेट इसी के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। बट अगर ये इससे भी ऊपर जाएगा मतलब शॉर्टेज हो गई, क्या हो गई? शॉर्टेज। तो जाएंगे यूएस, गोल्ड गिरवी रखेंगे और उनसे क्या ले आएंगे? डॉलर। तो अपनी कंट्री में डॉलर का शॉर्टेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वापस से एक्सचेंज रेट गिर जाएगा। एंड सिमिलरली अगर एक्सचेंज रेट 70 रुपए से बढ़ के ऊपर चला गया, जो मैंने आपको बताया वही होगा। तो जब गिरेगा शॉर्टेज क्रिएट होगी डॉलर की, गोल्ड गिरवी रख के और डॉलर लाएंगे ताकि शॉर्टेज खत्म हो और रेट ठीक हो जाए। ढेर सारे डॉलर हमारे यहाँ आ गए, ढेर सारे लोग काशी विश्वनाथ दर्शन करने आ गए, द्वारकाधीश दर्शन करने चले गए, तिरुपति बालाजी दर्शन करने चले गए, वैष्णो देवी चले गए दर्शन करने, वगैरह वगैरह अलग जगह। ढेर सारे अमेरिकन आ रहे हैं, कौन सी करेंसी ला रहे हैं? डॉलर। कंट्री में डॉलर बहुत आ गया, बट हमें इतनी डॉलर की जरूरत है ही नहीं, तो डॉलर का प्राइस गिरेगा क्योंकि इतना डॉलर पड़ा आरबीआई के पास। आरबीआई कह रहा भैया ले जाओ आके, लाओ अच्छा 5 रुपए में ले जाओ। अब भाई आरबीआई कह रहा है कि डॉलर बहुत आ चुका है, तो आरबीआई अपना डॉलर जो आ चुका है उसको वापस यूएस को
रीपे कर देगा और जो गोल्ड गिरवी रखा था वो ले लेगा। अच्छा सर मान लीजिए गोल्ड गिरवी नहीं रखा, तो फिर जो रुपये उनके पास पड़ा होगा उसको वापस ले लेंगे। अच्छा सर मान लीजिए ये भी नहीं है, तो उनसे कहेंगे तुम हमसे लोन ले लो, अब हमसे लोन ले लो। सर यूएस पागल है क्या, वो इंडिया से क्यों लोन लेगा? वो इंडिया से कहेगा रखो हमारे डॉलर, हम अपने और छाप लेंगे। इंडिया कहेगा चलो छापने दो उनको। जैसे ही वो डॉलर छापेंगे अपने सारे डॉलर लेके वहां पहुंच जाएंगे, तो उनकी कंट्री में क्या होगा, डॉलर की सप्लाई, हालत खराब हो जाएगी उनके कंट्री की, कंट्री ध्वस्त हो जाएगी पूरी तरह से। समझे बात को कि नहीं समझे? पक्का मनी सप्लाई याद है ना, बढ़ती है तो क्या होता है, पैसा तो ढेर सारा है बट उसको लेने वाले लोग है ही नहीं। तो यूएस के पास मान लीजिए 100 करोड़ डॉलर थे, जिसमें से 30 करोड़ इंडिया आ गए। यूएस कह रहा है रखो हमको नहीं चाहिए। अब यूएस ने 30 करोड़ और छाप लिए, तो उनके पास फिर 100 करोड़ हो गए और 30 हम अपने लेके पहुंच गए वहां पे। तो यूएस में मनी सप्लाई बढ़ गई। अब यूएस बैंक के पास बहुत पैसा है, अब यूएस बैंक इस पैसे को लोगों को लोन पे देगा, लोन पे देगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा, तभी तो लोग लोन लेंगे, नहीं तो लोन क्यों लेंगे? याद आ रहा है मनी इन बैंकिंग? पक्का। तो लोग लोन लेंगे, लोग लोन लेंगे बट कोई प्रोडक्टिव आइडिया था नहीं, तो रीपे कर नहीं पाएंगे, कंट्री नेस्तो नाबूद हो जाएगी। इसीलिए ज्यादा करेंसी छापी नहीं जाती। वो मनी भाई वाली स्टोरी क्लियर होगी, मनी कुमार वाली वही थी। सो करेंसी का फॉल और राइज जो होता है इसको हम एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन बोलते हैं। डू आई नीड टू री एक्सप्लेन दिस चिल्ड्रन? ये ऑलरेडी हम कर चुके थे। आंटी जी बहुत खुश हो रही हैं, व्हाट इट क्लियर, क्योंकि जब डॉलर का प्राइस 60 रुपए था तो महंगा था, 50 हो गया। इंडियंस के लिए यूएस घूमना बहुत सस्ता है। कैसे सर? मान लीजिए यूएस का ट्रिप $1000 का है, कितने का? 1000। तो जब बच्चों यूएस डॉलर सो कॉल्ड 60 रुपी का है, तो ट्रिप वुड कॉस्ट अस 60,000। और जब डॉलर 50 का हो गया ट्रिप वुड कॉस्ट, तो यूएस घूमना 50 रुपी के टाइम पे सस्ता होगा ना, तो ढेर सारे लोग कहां जाएंगे? यूएस घूमने। तो इंडियन टूरिस्ट विल गो टू यूएस। दिस इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन। अगर गवर्नमेंट ने किया मैनेज फ्लोटिंग में, ऑटोमेटिक हुआ तो एप्रिसिएशन। सर याद कैसे रखेंगे? ए से ऑटोमेटिक, ए से एप्रिसिएशन, ठीक है। चलिए सो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चिल्ड्रन, स्टार्टिंग के नोट्स में आपने इसको लिखा भी था, तो इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं बर्बाद किया जाएगा। किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, इधर टुडे और व्हेनसोएवर पीपल फील लाइक। 60 रुपए का था डॉलर, 70 रुपए का हो गया। जितने आईफोन यूएस से पहले आते थे 60,000 में, अब वो आएंगे 70,000 में। तो इंपोर्टर्स के लिए इट इज गुड और बैड? बैड। बट एक्सपोर्टर्स के लिए इट इज गुड। तो इंडियन एक्सपोर्टर के लिए इट इज गुड, बट फॉर इंपोर्टर इट इज बैड बेसिकली। व्हाट इट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए चिल्ड्रन अपनी कॉपी में। हमने ग्राफ पढ़ा था ना सप्लाई ऑफ डॉलर का, उसके रीजंस है चिल्ड्रन। सोर्सेस ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी गलती से मैंने सप्लाई बोल दिया, डिमांड के रीजंस है ये। ऐसे ही मैं आपको सप्लाई के सोर्सेस पढ़ाऊंगा। सो कौन कौन डॉलर लेना चाहता है? वो इंडियंस जो यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ इसलिए दाम बढ़ेगा तो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बेच के पैसा कमा लेंगे, नहीं बढ़ेगा तो रखे रहेंगे। इनकी कोई कैलकुलेटेड आइडियोलॉजी नहीं होती है, ये सटोरिया टाइप के होते हैं, सट्टा लगाते हैं बेसिकली, तो दे आर स्पेक्युलेटर्स। बट पीपल लाइक अंबानी एंड अडानी हु वांट टू इन्वेस्ट मनी इन द शेयर्स ऑफ फेसबुक, इन द शेयर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इन द शेयर्स ऑफ गूगल, दे आर कॉल्ड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। व्हाट? पोर्टफोलियो। और सर यहाँ पे वो नहीं लिखा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है। रतन टाटा जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, बिजनेस करेंगे उनके साथ, तो इट इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो रतन टाटा जी की कंपनी में, टाटा मोटर्स में, टाटा सन्स में तो रुपी है, इस रुपी को जब यूएस ले जाना है तो कन्वर्ट किस में कराना पड़ेगा? डॉलर में। एंड देयर आफ्टर बीच के 2 पॉइंट हैं आईसी। इंडियन कंज्यूमर्स यूएस से गुड्स खरीदना चाहते हैं, तो कौन सी करेंसी देनी पड़ेगी उनको? कौन सी करेंसी देनी पड़ेगी? डॉलर देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट चिल्ड्रन अगर यूएस में ज्यादा होगा तो वी इंडियंस एंड अदर पीपल अक्रॉस द ग्लोब वुड लाइक टू इन्वेस्ट वेयर? इन यूएस और इन इंडिया? इंडिया। यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, यूएस में इन्वेस्ट करेंगे। तो यूएस में कौन सी करेंसी में इन्वेस्टमेंट होगा? डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट होगा। गॉट इट क्लियर? सो दीज वर सो कॉल्ड सर्टेन पॉइंट्स मेंशन्ड एज मिर्ची, दैट इज द स्पाइसेस, और इसी कोडिंग से आप इसको याद रखेंगे। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ग्राफ में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका था डिमांड वाला, बट यहाँ पे आप ग्राफ फिर से एक बार चाहे तो बना लीजिएगा, या आपकी कॉपी में अगर पेज नंबर हो तो लिख दीजिएगा रेफर पेज नंबर सो एंड सो, जहां पे ग्राफ बनाया है। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? कॉपीड ऑल पॉइंट्स? कॉपी कर लिया भाई सबने?
समझ में आ गए सारे पॉइंट्स? चलिए, सो यूएस डॉलर बहुत बढ़ रहा है, पहले 75 का था, आजकल 85 का है, कल को 105 का हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्या मैं फालतू में गोल्ड में, रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, बेटर आई शुड इन्वेस्ट इन डॉलर। तो सर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कल क्या हम टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, वो जो मैंने एग्जांपल दिया था फ्यूचर्स का, करेंसी डेरिवेटिव्स का, आप उस तरीके से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एल्स अगर आप डॉलर खरीद के अपने घर में रखना चाहें तो घर में नहीं रख सकते, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती इसको, आपको बॉन्ड्स इस तरह के खरीदने पड़ेंगे। गॉट इट क्लियर? तो आप ऐसे खरीद सकते हो, फिजिकली आप डॉलर होल्ड नहीं कर सकते। सर एक भी नहीं, नहीं कुछ होल्ड कर सकते हैं, 2 4 10 कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट पता लगा किसी पर 2 लाख डॉलर घर में पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट पूछे भैया काहे रखे हो इतना पैसा, तो दैट इज इलीगल बेसिकली। ओके, तो जब हमको लगेगा कि डॉलर का दाम बढ़ रहा है तो हम उन्हें खरीद के रख लेंगे, घर पे नहीं रखेंगे। आप उसको बॉन्ड्स के फॉर्म में, आप उसको स्टॉक्स के फॉर्म में इस तरह से रख सकते हैं। करेंसी के फॉर्म में भी रखना है तो करेंसी डेरिवेटिव्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। Thereafter, children, portfolio investment. I want to buy shares of Microsoft, Facebook, Google, Zoom. आप भी खरीद सकते हो। सर कैसे खरीद सकते हैं? इंटरनेशनल ब्रोकर्स होते हैं, जैसे गुजरात में आपने गिफ्ट सिटी का अगर नाम सुना हो तो वहां पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज IX करके एक है, जो मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या दिल्ली में है, वो तो इंडिया की कंपनीज की ही बाइंग सेलिंग करवाते हैं शेयर्स की। बट गिफ्ट सिटी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना एक इंटरनेशनल एक्सचेंज खोला है, उनके भी ब्रोकर्स आपको अपने शहरों में मिल जाएंगे। तो आप ब्रोकर के यहाँ जाइए और बोलिए हमको माइक्रोसॉफ्ट का शेयर खरीदना है, हमको जूम का शेयर खरीदना है, तो वो कंप्यूटर ऑन करेगा और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज IX का पोर्टल ओपन करेगा और उसके थ्रू आपका ऑर्डर प्लेस कर देगा और विदेशी कंपनी का शेयर आप खरीद लोगे। और अगर रिलायंस, टाटा, विप्रो, मारुति इन सब के शेयर खरीदने हैं तो जो NSE का इंडियन पोर्टल है वो उससे बाइंग होगी। जैसे Amazon.com ये इंडियन है, Amazon.US, Amazon.UK ये इंटरनेशनल है। यहाँ पे जो प्राइसेस भी होते हैं वो रुपी में नहीं होते, वो डॉलर और पाउंड्स में होंगे। बट अगर आप इंडियन बायर हो और Amazon.US से खरीदते हो तो प्राइस आपको डॉलर में दिखाएगा, जब आप शिपिंग एड्रेस पोस्ट करोगे उसका तो वो आपको कन्वर्ट करके रियल बेसिस पे रुपी में दिखा देगा। अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया? बट मेजोरिटी केसेस में व्हेन यू टाइप Amazon और गूगल तो आपको यूएस वाली Amazon पे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसको पता है आप एक इंडियन बायर हो, तो आपको यूएस वाली साइट से कोई मतलब नहीं होगा, तो वो आपको इंडियन वेबसाइट की होस्टिंग से ही सर्विस मिलती है। तो ये बात सबको समझ में आ गई? तो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीदूंगा, लेटर से माइक्रोसॉफ्ट का एक शेयर $4 का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मेरे को 100 शेयर खरीदने हैं, तो हाउ मच आई नीड टू पुट इन? $400। अब ये $400 इंडियन रुपी में कन्वर्ट होंगे। व्हाट इट क्लियर? तो पहले मैं रुपी दूंगा अपने ब्रोकर को, मेरा ब्रोकर मेरे से रुपी लेके कन्वर्ट किसको करेगा? उसमें डॉलर में, और वहां इन्वेस्टमेंट डॉलर में ही होगा, तो डिमांड फॉर डॉलर विल इंक्रीज। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बॉन्ड्स पे बढ़ गया, हमारी कंपनीज में इंडिया में मैक्सिमम 7.5-8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर्स पे, यूएस में 9.5 मिल रहा है, वेयर आई शुड इन्वेस्ट? यूएस। तो मैं तो ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करूंगा, बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करूंगा, किसी मिडिलमैन के थ्रू इन्वेस्ट करूंगा, डायरेक्ट थोड़ा मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये इलीगल है। आपको जैसे इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो सेबी जब हमें परमिट करेगा एज अ ब्रोकर, एज एन इन्वेस्टर, तो हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो किसी मिडिलमैन जो रजिस्टर्ड है इंटरनेशनल एक्सचेंज पे वही काम ही कर सकता है। तो यू गिव योर मनी इन रुपी, दैट रुपी वुड बी कन्वर्टेड इनटू डॉलर, और यूएस में डॉलर इन्वेस्ट होगा। ठीक है। सिमिलरली चिल्ड्रन, हमारी इनकम इंडिया में बढ़ रही है, तो अब हमने सोचा कि इंडिया में शॉपिंग ना करके यूएस से करेंगे, तो कौन सी करेंसी चाहिए आपको? डॉलर ही चाहिए। ओके। एंड देन इंडियंस इन्वेस्टिंग इन यूएस कंपनीज और एनी अदर कंट्री, तो आपको उनकी करेंसी चाहिए, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मोदी जी घूमते रहते हैं अराउंड द ग्लोब कि लोग इंडिया से यूएस ना जाएं, बल्कि यूएस वाले और बाकी लोग भी एटलीस्ट दे शुड कम टू इंडिया। ओके। सो ये फॉल क्यों होता है, राइज क्यों होता है? ये तो लॉ ऑफ डिमांड का प्रिंसिपल है। जब बच्चों डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो हम इंडियंस कम डॉलर्स खरीदना चाहेंगे या ज्यादा? डॉलर का दाम बढ़ रहा है 70 से 75, 80, 90, 100 कम। गॉट इट क्लियर? और अगर डॉलर का दाम गिरेगा तो हाँ ले आओ, तब हम ज्यादा खरीद लेंगे। समझ में आ गया? तो वी हैव डन दिस ग्राफ। चलिए, और किसी जमाने में आपने एक डिफरेंस पढ़ा था ना माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और पढ़ा था इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो दिस इज द परफेक्ट वे टू एक्सप्लेन दैट, कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी थी, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके करेंसी का एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में भी काम आता है। समझ गए बच्चों? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट विद दिस सप्लाई। सर ये तो सारे पॉइंट सेम है, बिल्कुल सेम है,
पहले क्या पढ़ा था डिमांड में? बाय इंडियंस टू अब्रॉड, अब क्या है? बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। समझ में आ गई बात? प्रयागराज सिटी में बच्चों एक कुंभ मेला लगता है, सुना है आपने? ये कुंभ मेला 2004 के आसपास, 1 में लगा था, ये 4 में नहीं लगा था, सॉरी 2001 में कुंभ था, फिर उसके बाद 12 साल ऐड कर लीजिए 2013 में था। तो इलाहाबाद की, प्रयागराज की और इंडिया की बड़ी फेमस फैमिली है लल्लू जी टेंट हाउस। इनका बिजनेस पूरे दुनिया में आप बोल सकते हैं फैला हुआ है, इंडिया में तो है ही है। सो मेरे भी क्लोज फ्रेंड्स लगते हैं, तो उनकी एक फैमिली का बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है, तो उसने मेरे को बताया था सर यहाँ पे कुछ डेलीगेट्स आए थे यूएस से, लंदन से, तो उन्होंने बोला कि हम भी चाहते हैं कि ऐसा कॉन्ग्लोमरेशन पूरा थेम्स नदी के बगल में सेटअप किया जाए, वुड यू लाइक टू कम? तो उसने कहा गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लीजिए, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कम। तो जब वो लोग यहाँ से जाएंगे लंदन अपना बिजनेस सेटअप करने, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, तो क्या होगा? वहां से पाउंड स्टर्लिंग आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। अगली क्लास में सप्लाई पढ़ेंगे, फिर वो कट्टम किट्टू वाला ग्राफ याद है, उसका एक बार रिविजन करेंगे। एनी क्वेरीज टू एनीबॉडी चिल्ड्रन?